Hello everyone, welcome to my learning journey, and today we are going to do the next part revision of cryptography. तो सबसे पहले हमने कुछ देखा था कल। क्या देखा था हमने कल कि बेस क्या होता है, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, एस्काई, बेस 64, ये सब कॉमन डेटा रिप्रेजेंटेशन के टाइप्स देखे थे। तो इनका रियल वर्ल्ड यूसेज क्या है। सबसे पहले एस्काई की बात करूँ तो ये काम आता है प्लेन टेक्स्ट फाइल्स को स्टोर करने में या फिर कोई मैसेज डिस्प्ले करने में। हेक्साडेसिमल काम आता है डीबगिंग में, क्रिप्टोग्राफी में, एनालाइज करने में फाइल हेडर्स को। एंड बेस 64 कहाँ काम आता है, किसी को इमेज, अटैचमेंट इन ईमेल्स, ये सब भेजने में, एपीआईज में, ऑथेंटिफिकेशन टोकन्स में, ऑथेंटिफिकेशन बोला मैंने, ऑथेंटिकेशन टोकन्स में। बाइनरी, इट इज़ यूज इंटरनली बाय हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तुम्हें पता है कि हमारा कंप्यूटर पूरा जो है वो बाइनरी पे काम करता है। कॉमन टाइप्स ऑफ एनकोडिंग क्या क्या होती हैं, अब इनके बारे में हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ टेस्ट एनकोडिंग की, तो ये क्या होता है, इसको हम कैरेक्टर एनकोडिंग भी बोलते हैं। मतलब कि कैरेक्टर को किसी नंबर में या फिर किसी बाइट्स में कन्वर्ट करना। जैसे कि आप ए को कन्वर्ट करते हो जब एस्काई के अंदर, तो वो 65 बन जाता है, तो वो एक नंबर में कन्वर्ट हुआ। जब आप यूटीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे आप यूटीएफ 16 में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बारे में हम आगे देखेंगे, यूटीएफ 8 और यूटीएफ 16 क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कन्वर्टिंग अ कैरेक्टर इनटू अ नंबर और बाइट्स इज़ टेक्स्ट एनकोडिंग, यानी कि तुमने टेक्स्ट को एनकोड यानी कि छुपा दिया, अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास बाइनरी एनकोडिंग, यानी कि बाइनरी टू टेक्स्ट एनकोडिंग, यानी कि कन्वर्टिंग द बाइनरी डेटा, जो भी है, इमेज है, आपकी फ़ाइल है, उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में। क्या बोला मैंने, बाइनरी टू टेक्स्ट एनकोडिंग, यानी कि बाइनरी डेटा को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, ताकि आप उसको सेफली एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सको, सेफली उसका ट्रांसमिशन करा सको। इसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, बेस 64। ठीक है, मैंने क्या बोला, बाइनरी से टेक्स्ट फॉर्मेट में। जो बेस 64 होता है हमने देखा था, या फिर अभी हमने नहीं देखा शायद लास्ट वीडियो में, हम आगे देख लेंगे। अगर नहीं देखा होगा तो शायद हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। इसकी एक पहचान होती है कि एंड करता है एंड में इक्वल टू के साइन के साथ। ठीक है, तो और बाकी सारा टेक्स्ट होता है, ABCD जो भी सब कुछ लिखा होता है, नंबर्स लिखे होते हैं। और हेक्साडेसिमल, इसकी पहचान है कि भाई आपने बाइनरी को टेक्स्ट एनकोडिंग करनी है तो आप हेक्साडेसिमल का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हेक्साडेसिमल भी क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेट में ही होता है, कि उसके अंदर क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं और नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ URL एनकोडिंग, यानी कि किसी भी URL के अंदर जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको कन्वर्ट कर देना, या फिर मतलब कि उसको उस चीज़ में बदल देना, कन्वर्ट करने की बात है, एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर जो कि ब्राउज़र समझ सकता है। ठीक है, कन्वर्ट स्पेशल कैरेक्टर इन URLs इनटू अ फॉर्मेट दैट ब्राउज़र अंडरस्टैंड। इसका एग्जांपल हो गया, जैसे स्पेस है, उसको वो कन्वर्ट कर देता है %20 के अंदर। तो किसी भी URL की पहचान करने की क्या वो होती है कि वो इनकोडेड है, तो उसके अंदर परसेंटेज का साइन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बेस 64। ये बाइनरी डेटा को रिप्रेजेंट करता है यूजिंग 64 प्रिंटेबल एस्काई कैरेक्टर्स। मैंने कहा बेस 64 यानी कि उसके अंदर 64 कैरेक्टर्स होते हैं। ऐसे हेक्साडेसिमल को बेस 16 क्यों जाना जाता है, उसके अंदर 16 कैरेक्टर्स होते हैं, 0 to 9 एंड A to F, काउंट इट इज़ 16। बेस 64 में क्या होते हैं, कैपिटल A to Z जो कि कितने हो गए 26, स्मॉल A to Z विच इज़ ऑल्सो 26, एंड 26 कितना हुआ 52 के अंदर 0 to 9 यानी कि 10 और ऐड हो गए, यानी कि 62 में प्लस और स्लैश या फिर डिवाइड कहते हैं उसको, तो कितने हो गए 64 कैरेक्टर्स। एक एनकोडिंग स्कीमा है जो रिप्रेजेंट करता है बाइनरी डेटा को इनटू अ 64 प्रिंटेबल एस्काई कैरेक्टर्स। कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये, एक बाइनरी फाइल को, जो भी इमेज हो गई आपकी, PDF हो गई, कोई भी सर्टिफिकेट हो गया, उसको एक प्लेन टेक्स्ट से कन्वर्ट करने में, बाइनरी फाइल को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने में, ताकि आप उसको ईज़िली भेज सको किसी को भी। ठीक है, जैसे कि ईमेल हो गई उसके वे में। और ये यूज़ होती है क्रिप्टोग्राफी के अंदर, ताकि इनक्रिप्ट किया जा सके डेटा को सेफली और इजीली उसको ट्रांसमिट करा जा सके, या फिर डिजिटल सिग्नेचर्स को टेक्सचुअल फॉर्म में करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ अप्लाइड इन वेब टेक्नोलॉजीज़। कैसी वेब टेक्नोलॉजी से, एम्बेडेड इमेजेस इन HTML और CSS। इसका एग्जांपल है, जैसे कि आपके पास एक वर्ड था हाई, आपने उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर आपने उसको बेस 64 में कन्वर्ट किया, तो कुछ ऐसा दिखेगा SGK इक्वल टू। इसकी पहचान मैंने बोला क्या होता है, लास्ट में इक्वल टू दिखेगा आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, तो टेक्स्ट टू बाइनरी जाना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, UTF-8 का, UTF-16 का, और साथ में एस्काई का।
एस्काई का तो चलो डेसिमल में नंबर में जाते हैं, फिर नंबर से हम बाइनरी में जा सकते हैं. ओके. इट कन्वर्ट्स द रीडेबल कैरेक्टर इनटू बाइट्स. उसके बाद बाइनरी से अगर आपको टेस्ट में जाना है तो आप यूज़ किसका करते हो? मैंने अभी भी बताया ये बेस 64 का. अगर आपको बाइनरी से टेक्स्ट में जाना है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है तो आप हेक्स एनकोडिंग यूज़ करते हो. कॉम्पैक्ट ह्यूमन रीडेबल बाइनरी व्यू होता है. जैसे कोई भी एग्जांपल आपके पास 8 बिट्स होंगे, उसके अंदर 0101 करके उनको 4 में तोड़ो और जो भी उसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करके बनता है वो हेक्साडेसिमल बनेगा एट दी एंड. अगर आपको टेस्ट कोड से टेक्स्ट जो है उससे न्यूमेरिक में जाना है, ये आ गया एस्काई और यूनिकोड कह लो. असाइन न्यूमेरिक कोड टू ईच करेक्टर. ओके. उसके बाद आता है हमारे पास UTF-8 एनकोडिंग. ये एक करेक्टर को बाइनरी बाइट्स में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर जो है उसको इजीली रीड कर सके और अपने अंदर स्टोर करके रख सके, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है. इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? ये 1 से 4 बाइट्स पर करेक्टर यूज़ करता है. जैसे कि 1 फॉर इंग्लिश, 2 फॉर यूरोपियन, 3 फॉर हिंदी एंड चाइनीज़, ऐसे जैपनीज़, 4 इमोजीज और सिंबल्स के लिए. बेसिकली जो एस्काई है उसका अपडेटेड वर्जन कह सकते हो आप इसको. ठीक है. ये सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है. वहीं पे जो एस्काई था वो कुछ ही चीज़ों को सपोर्ट कर पा रहा था, वो बाकी लैंग्वेजेस को नहीं सपोर्ट कर पा रहा था. यूजेस क्या है इसके? स्टैंडर्ड इनकोडिंग फॉर वेब पेजेस, ईमेल्स, APIs एंड फाइल्स वर्ल्ड वाइड. ओके. नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिकोड. देखो अभी हमने देखा कि एस्काई नंबर जो था वो क्या था, हम अल्फ़ाबेट्स को नंबरिंग कर रखी थी हमने, जैसे A को 65, B को 66, C को 67. ठीक है. तो ऐसे ही यूनिकोड क्या होता है, ये एक दूसरा कंसेप्ट है एस्काई की तरह ही, बट ये रिटर्न होता है हेक्स में. ठीक है. जैसे A के लिए हम 65 लिखते थे एस्काई में, यूनिकोड में कैसे लिखते हैं? U+0041. ठीक है. उसके बाद ये क्यों लाया गया? क्योंकि 41 अगर हेक्स है, 65 डेसिमल है, तो दे आर द सेम नंबर जस्ट इन डिफरेंट नंबर सिस्टम्स. तो प्रॉब्लम क्या थी कि अगर किसी को ये बताना है कि मैंने तुम्हें 500 रुपये दिए या फिर $500 दिए, ठीक है, तो अब मैं इंडियन हूँ, मान लो मुझे डॉलर का नहीं पता क्या था, मान लो बोला मैंने, मुझे पता होगा तुम्हें, उसको एस्काई में कैसे लिखेंगे? क्योंकि उसके लिए तो कोई नंबर ही नहीं डिनोटेड है, ना रुपीज़ के लिए डिनोटेड है. तो उधर वालों को ये नहीं पता, यहाँ तक कि मुझे ही नहीं पता चलेगा उसके लिए नंबर ही नहीं है, तो कि ये क्या दे रखा है रुपीज़, आई डोंट नो. ऐसे ही सेम फॉर द डॉलर, आई डोंट नो. ठीक है. सो एस्काई ओनली नोज अबाउट द 128 करेक्टर्स. और यूनिकोड क्यों लाया गया? क्योंकि नंबरिंग टू एवरी करेक्टर के लिए है ये. इंस्टेड ऑफ नंबरिंग ओनली इंग्लिश लेटर्स, ये हर करेक्टर, हर लैंग्वेज के करेक्टर को एक नंबर देता है. ठीक है. इसलिए अब हमारे पास यूनिकोड है. इंस्टेड ऑफ A = 65, B = 66, यूनिकोड सेज 65 = A, 66 = B. बट अगर रुपीज़ का साइन है तो 8377, और वही जो भी हैं 2309 एंड ऑल. जैपनीज़ के लिए अलग, स्माइली वाली इमोजी के लिए अलग. तो यूनिकोड इज़ जस्ट अ मच बिगर डिक्शनरी, नथिंग एल्स. और इस बात को भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है वो कैरेक्टर स्टोर नहीं करता, वो बाइट स्टोर करता है. तो वो स्टोर नहीं करेगा U+0041 अगर तुम कुछ लिख रहे हो तो डायरेक्टली. कंप्यूटर स्टोर्स द बाइट्स ओनली. जैसे कहाँ पे स्टोर करता है? हार्ड डिस्क पे, SSDs पे, रैम में, USB ड्राइव्स में, नेटवर्क पैकेट्स में. समझ रहे हो? तो UTF-8 इज़ अ एनकोडिंग दैट कन्वर्ट्स यूनिकोड पॉइंट्स इंटू 1 और मोर बाइट्स. अभी आपने पढ़ा एस्काई क्या होता है, यूनिकोड क्या होता है. UTF-8 क्या होता है? जो यूनिकोड आपने बनाया उसको जो बाइट्स में कन्वर्ट करेगा वो कौन होगा? UTF-8 होगा, ताकि उसको आप कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर सको. क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइट्स को ही समझता है, ना कि यूनिकोड को या फिर एस्काई को. ठीक है. उसी को फाइल्स के अंदर लिखा जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा ओवर द नेटवर्क, कभी भी डेटा को इधर उधर भेजना है तो एनकोडिंग को मैं समराइज़ करूँ तो एस्काई और यूनिकोड क्या होते हैं? वो डिफाइन करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फॉर द कैरेक्टर्स, डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है उसका. UTF-8 1632 क्या करते हैं? एनकोड दोज कैरेक्टर्स इनटू द बाइट्स, जो भी उन्होंने बनाए, एंड टेक्स्ट टू बाइनरी बेसिकली. हेक्स और बेस 64 क्या करता है? एनकोड द बाइनरी इनटू द रीडेबल टेक्स्ट, यानी कि जो बाइनरी था उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया. बाइनरी तो तुम्हें पता ही है कि फाइनल लो लेवल फॉर द कंप्यूटर विच एक्चुअली यूज्ड बाय द कंप्यूटर. ठीक है.
अगर एक लाइन में बोलूँ तो एनकोडिंग इज़ हाउ डेटा मूव्स बिटवीन द टेक्स्ट, न्यूमेरिक कोड एंड द बाइनरी, ठीक है। और फॉर्मेट कैसे होते हैं उसके, UTF-8, base64, हेक्स आर द रूल्स दैट डिफाइंस हाउ द डेटा कन्वर्जन विल हैपन। समझ रहे हो? अब भाई साहब आपको समझ में आ गया ये सब होता क्या, अब आप इसको पहचानोगे कैसे। सबसे पहले बात करूँ हेक्स यानी कि हेक्साडेसिमल को कैसे पहचानोगे। जो भी उसके कॉमन साइन होंगे उसके अंदर आपको 0 to 9 के बीच में नंबर्स दिखेंगे, उससे ऊपर दिखे तो वो हेक्स नहीं है। A to F के बीच में आपको काउंटिंग दिख सकती है, या फिर स्मॉल और कैपिटल एनी इट कैन बी, ओके। और लेंथ यूजुअली उसकी इवन होती है, ईच 2 कैरेक्टर 1 बाइट्स। एस्काई की पहचान क्या होती है, रीडेबल इंग्लिश होगी, लेटर नंबर सिंबल जो भी होगा वो सिंपल जो टेक्स्ट होता है उसमें होगा, नो ऑब्वियस पैटर्न और पैडिंग इसकी। base64 में आपको एंड करता हुआ दिखेगा, वो एक इक्वल टू से या फिर डबल इक्वल टू से, और उसके अंदर डिजिट्स हो सकते हैं, उसके अंदर प्लस का साइन हो सकता है, डिवाइड का साइन हो सकता है, मतलब वो डंडे वाला, और अपर केस लोअर केस लेटर्स हो सकते हैं। और लेंथ ऑलवेज इट इज़ मल्टीपल ऑफ 4 एंड कॉमन साइंस मैंने बता दिए इसके, ठीक है। और एग्जाम्पल शायद मैंने लिखा हुआ है मेरी कॉपी में, base64 का एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ भाई, कोई बात नहीं। उसके बाद आता है हमारे पास कि हम URL एनकोडिंग को कैसे पहचानते हैं। तो फुल जो होता है ना URL कोडिंग कैसे लिखते हैं, उसके अंदर फुल ऑफ परसेंटेज साइंस एंड हेक्स डिजिट्स होगा, उसके अंदर हेक्स डिजिट्स होंगे, परसेंटेज के साइंस होंगे, बस जहाँ पे परसेंटेज दिख जाए ना वहाँ तो पक्का समझ जाना कि URL है। बाइनरी को तो आप कैसे करते हो ये तो आपको पता ही होगा, कैसे पहचान सकते हो, 0 1 ही होते हैं उसके अंदर और कुछ नहीं होता, बस स्पेस आ सकता है बीच में चंक्ड बिट्स में। उसके बाद आता है हमारे पास आइडेंटिफाइंग हैशेस। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं आप हैशेस को, दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लेंथ्स एंड कैरेक्टर्स यूज्ड, ऑल यूजेस हेक्साडेसिमल डिजिट जैसे कि 0 से 9 या फिर स्मॉल एस स्मॉल एफ। नेक्स्ट आता है MD5। MD5 में क्या होते हैं, 32 कैरेक्टर्स होते हैं, 128 बाइट्स होती हैं। इट इज़ कॉमन इन ओल्डर पासवर्ड हैशेस एंड फाइल इंटीग्रिटी चेक्स। जैसे कि बहुत छोटा है तो इसको बहुत ईजी हो सकता था क्या कह सकते हैं उसको क्रैक करना, तो इसीलिए अब इसको यूज़ में नहीं लिया जाता है। SHA-1 ये 40 कैरेक्टर्स का होता है, इसमें 160 बिट्स होती हैं एंड इट इज़ यूज्ड इन डिजिटल सिग्नेचर्स, अब ये डेप्रिकेट हो चुका है। SHA-256 बहुत ज़्यादा है मॉडर्न सिक्योरिटी के यूज़ में, एक्सटेंडेड है मॉडर्न सिक्योरिटी का SSL ब्लॉकचेन, ठीक है, क्योंकि बहुत सिक्योर है, इसके अंदर 64 कैरेक्टर्स हैं, लॉन्ग होता है, 256 बिट्स का है। SHA-5512 की बात करूं तो ये 128 कैरेक्टर्स का होता है, 512 बिट्स इसमें होती हैं, और ये बहुत बड़ा है जिस वजह से ये हाई इंटीग्रिटी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से कि आपका जो डेटा है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। और इंटीग्रिटी का मतलब आप समझते हो कि आपके डेटा के अंदर ऑल्टरेशन नहीं होगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे, जैसा था वैसा ही रहेगा। यही वो हैशिंग प्रूव करता है, क्योंकि आप उसके अंदर थोड़ा सा भी चेंज करते हो तो हैश चेंज हो जाता है, और ये लॉन्गेस्ट होने की वजह से इसको क्रैक करना भी बहुत मुश्किल होता है, यानी कि होता ही नहीं मुश्किल, मतलब क्रैक ही नहीं होता, ठीक है। आगे बताऊँ मैं एक साइबरसेफ के बारे में, तो एक ऐसा टूल है जो कि आपको हेल्प करता है डेटा एनालिसिस में, एनकोडिंग में, डिकोडिंग में, इंक्रिप्शन में, डिक्रिप्शन में और ट्रांसफॉर्मेशन में। बिना किसी डेटा को ऑनलाइन सेंड किए आप अपने डेटा को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर सकते हो, कंप्रेस डिकम्प्रेस कर सकते हो, हैशिंग कर सकते हो यूजिंग MD5, SHA-1, SHA-256। और इसके अंदर होती है मल्टी लेयर बेकिंग। जैसे कि आप केक बनाते हो तो उसके अंदर बेक करते हो तो आप एक लेयर के ऊपर एक लेयर रखते हो, तब जाके केक कंप्लीट होता है। वैसे ही ऐसे मान लो कोई आपको डेटा दे रखा है, उसको आपको इनकोड मतलब डिकोड करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मान लो आपने एक मेथड लगाया base64, क्योंकि आपने उसको base64 में आइडेंटिफाई किया था, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि उसके लास्ट में इक्वल टू था, तो आपने उसको फ्रॉम base64 किया तो उससे वो कन्वर्ट हो जाएगा अनदर फॉर्म में। तो उससे क्या होगा, अब मान लो हेक्स में कन्वर्ट हो गया, अब हेक्स में आया तो फ्रॉम हेक्स करोगे, ठीक है, तो अब मान लो वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, फ्रॉम बाइनरी करोगे तो मान लो उसका एक्चुअल डेटा आउटपुट जो भी था वो एक्चुअल फॉर्म में ज़्यादा डिक्रिप्ट होके आ गया, ठीक है। तो आपने मल्टीपल लेयर्स यूज़ की ना, base64 फिर हेक्स फिर आपने बाइनरी यूज़ किया, तो इसी को कहते हैं बेकिंग। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमें मतलब अलाउ करता है इस बेकिंग और रेसिपी की वे में, कि भाई आप ऐसे यूज़ करके उसको डिकोड कर सकते हो, समझ रहे हो। उसके बाद आता है हमारे पास कि साइफर्स क्या होते हैं, कैसा मेथड होता है डेटा को इनक्रिप्ट करने का या फिर हाइड करने का, कोई भी इंफॉर्मेशन को रीडेबल टेक्स्ट से अनरीडेबल टेक्स्ट के अंदर, समझ रहे हो। इसको हम पहले भी देख चुके हैं कि होता क्या, एल्गोरिथम और किसी रूल का यूज़ करके मेन गोल होता है कि आप इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, मोस्टली बाय यूजिंग अ की टू इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट द मैसेज। कोर कंसेप्ट क्या है, प्लेन
टेक्स्ट क्या होता है, कोई भी जो जिसको आप रीड कर सकते हो। साइफर टेक्स्ट जिसको आपने इनक्रिप्ट कर दिया। स्क्रैम्बल्ड मैसेज है कि क्या होती है, सीक्रेट रूल या वैल्यू जिसको आप यूज़ करते हो जो इनक्रिप्टेड डेटा है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए। डिक्रिप्शन जो प्रोसेस है साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का, उसको हम डिक्रिप्शन कह देते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।